कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, हम भी ठीक है। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। वहीं उत्तराखंड के जंगलों के बीच में एक बड़ी सी नदी थी। नदी नदी के एक छोर पर जहाँ पे आकृति, प्रिया और रिया खड़े थे और नदी को पार करते हुए अनाया को देखे जा रहे थे। अनाया उस नदी को पार करने के लिए एक रस्सी का इस्तेमाल कर रही थी, जो कि पहले से ही एक छोर से दूसरे छोर पर यानी कि नदी के दोनों किनारों पर बंधी हुई थी एक पेड़ से। वो रस्सी बहुत पुरानी थी, लेकिन देखने में थोड़ी मजबूत लग रही थी। वो उसी से पार करने की कोशिश कर रही थी, खुद को जैसे तैसे करके संभालते हुए। धीरे धीरे अपने पैरों को उन रस्सियों से लपेट कर अपने हाथों का इस्तेमाल करके धीरे धीरे घुसकाने की कोशिश कर रही थी अपनी बॉडी को। करीबन इस तरह से करते करते आधे घंटे से ज़्यादा हो जाते और वो लगभग आधी दूरी पार कर चुकी थी। लेकिन अब उसका हाथ जो है जवाब दे रहा था। उसके हाथ भी छिलने लगे थे। उसने अपने हाथों पर हैंकी बांध रखी थी, लेकिन फिर भी वो रस्सी थोड़ी सी पतली थी। वो कहते हैं ना, तार तार टाइप की, उसी टाइप की थी वो। उसका शरीर भी है जो वजन वो रस्सी झेल नहीं पा रहा था, बार बार हिल रहा था, और जिसके कारण उसका बैलेंस कभी बन रहा था, कभी बिगड़ रहा था, कभी पैर नीचे आ जाते। उसको संभालती तो बॉडी लटकने लगती। इस तरह से चीज़ें हो रही थी और ये लोग यहाँ पे खड़े होकर बस देखे जा रहे थे। कर भी क्या सकते थे देखने के अलावा। लेकिन आकृति आकृति उसका साथ निभाने की कोशिश कर रही थी अपने शक्तियों के जरिए। जब जब अनया गिरते गिरते गिरने की होती ना, तब तब आकृति उसको अपनी शक्तियों से संभालने की कोशिश करती। ऐसे करते हुए लगभग 1 घंटे और लग जाते हैं और वो फाइनली वो नदी पार कर लेती है। नदी पार करने के बाद वो नीचे उतरती है, अपने हाथों को साफ करती है, थोड़े से छिल गए थे। उसके बाद जो है वो इनकी तरफ देखकर हाथों से इशारा करती है, जैसे कह रही हो कि मैं ठीक हूँ। उसके बाद वहाँ से आगे बढ़ने की कहकर निकल जाती है। अनाया वहाँ से उनको बाय बोलकर निकल जाती है और ये लोग खड़े होकर बस उसे देखे जा रहे थे। अभी करीबन लगभग 3 बज चुके थे, शाम के 3 बज चुके थे। अनाया के पास टाइम बहुत कम थी, क्योंकि सूर्यास्त होने में बस ये 1.5 या 2 घंटे ही रह गए थे। जंगल का टाइम था और जंगल और पहाड़ी जगहों पर सूर्यास्त जल्दी हो जाती है। तो अनाया के पास बहुत टाइम लिमिटेड था। वो निकलती है वहाँ से और दौड़ते हुए वहाँ से मंदिर की तरफ बढ़ जाती है। लेकिन इतना भी आसान नहीं थी चीज़ें, क्योंकि पहाड़ी जगह थी और सालों से वहाँ पे किसी का ना जाने से वो जगह और भी ज़्यादा खतरनाक और डरावनी हो चुकी थी। पहाड़ियाँ चिकनी हो चुकी थी। चढ़ते चढ़ते कई बार अनाया लड़खड़ा जाती है, कई बार वो गिरते गिरते बचती है। लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके पेड़ों के सहारा लेकर पत्थरों को मजबूती से पकड़ते हुए अपना बैलेंस बनाते हुए ऊपर की तरफ चढ़ रही थी। जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ रही थी वैसे वैसे, लेकिन फिर भी उसने मन में ठान लिया था कि नहीं, मुझे करना ही है। वो आगे बढ़ रही थी। कई बार वो फिसलते हुए नीचे गिरती भी है। कई बार उसके हाथों पर छिल भी गई थी, उसके पैरों में चोट भी लगी थी। लेकिन फिर भी उसको पता था कि अगर वो यहाँ से जल्द नहीं निकली तो उसकी जान तो खतरे में पड़ेगी ही पड़ेगी। साथ ही साथ आकृति, उसकी दीदी, उसकी भाभी, तीनों जो है उसका इंतजार कर रहे हैं। ये सोचते हुए, अपने दर्द को भूलते हुए वो आगे की तरफ बढ़ रही थी। करीबन उसको ऊपर तक जाने में कम से कम 1 घंटे से ज़्यादा लग जाता है। उसके बाद टाइम लिमिट बहुत बहुत ज़्यादा कम थी। वो आगे बढ़ रही थी। बस कुछ ही दूरी पर वो मंदिर उसको नजर आ रही थी। उसकी नज़रें पड़ती है जस्ट मंदिर के बाहर कोई बैठा हुआ था, जो बहुत ही अजीब दिख रहा था। जैसे मानो सालों से वो वहीं पर बैठा ही है, वो वहाँ से उठा ही नहीं। उसके ऊपर कई सारे मिट्टी के परत चढ़ चुके थे। उसके बालों में लग रहा था जैसे कि ये मकड़ी के जाल वगैरह और मिट्टी, और उसके शरीर पर चींटियाँ चल रही थी। वो ये देखकर थोड़ी सी घबरा जाती है, लेकिन फिर भी वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। वो आगे बढ़ ही रही थी कि तभी तभी जो है वो इंसान इंसान था, ये कुछ और पता नहीं। वो वहाँ पे बैठा हुआ था और बस 10 कदम की दूरी पर अनाया थी। 10 कदम की दूरी पर वो इंसान अपनी आंखें एक झटके से खोल देता है और जैसे ही उसकी आंखें खुलती है, उसकी आंखों को देखकर अनाया लड़खड़ा सी जाती है और वो ज़मीन पर गिर जाती है डर के मारे, क्योंकि उस इंसान की आंखें
बंद करता है और फिर से ओपन करता है। इस बार उसकी आंखें नॉर्मल थी। वो इंसान जो है खड़े होता है और खड़े होकर अनाया के पास आने लगता है। अनाया थोड़ी सी डर जाती है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके खड़ी होती है और अपने मन में कुछ बड़बड़ाते हुए अपनी शक्तियों को जागृत कर लेती है। उसके बाद जो है उस इंसान को देखने लगती है। वो इंसान था या कुछ और, वो जो भी थे वो बोलते हैं, आखिरकार तुम आ ही गए। सालों सालों का इंतजार आखिरकार पूरा हुआ, लेकिन तुम थोड़े लेट हो, थोड़े और जल्दी आनी चाहिए थी। पर कोई बात नहीं, जब तुम आ ही गए हो तो अपने कार्य को पूरा करो। ये बोलकर वो इंसान मंदिर की तरफ इशारा करते हैं। ये सुनकर अनाया उस इंसान को देखने लगती है और कहती है, आप हो कौन? और यहाँ पे इस हालत में क्या क्या कर रहे हो आप? वो जो भी था वो कहते हैं, इंतजार, शक्ति का इंतजार, और आज इंतजार पूरी हुई। मैं इस मंदिर का रखवाला हूँ, इस मंदिर की रक्षा करना मेरा धर्म है। और और फाइनली इस मंदिर की रक्षा करने की जो वजह थी वो अब पूरी होती है। मैं अपनी जिम्मेदारी को पूरा करते हुए यहाँ से जा रहा हूँ। ये बोलते हुए वो इंसान जाने लगता है। तो अनाया कहती है, लेकिन आप बताते तो जाओ, आप हो कौन, और यहाँ पे क्या कर रहे हो? वो जो भी थे वो अपने एक छोटा सा वो कमंडल होता है ना, वो था, उसमें हाथ डालते हैं और हाथ डालते हुए उसमें से कुछ चीज़ निकालते हैं और अनाया के हाथों में रखते हुए कहते हैं, इसे आप अपने हमेशा अपने पास रखिएगा, कभी भी इसकी ज़रूरत आपको पड़ सकती है। और हाँ, इसे जब आप मंदिर से वो दिव्य अस्त्र त्रिशूल लेकर आओगे, इस चीज़ को उस त्रिशूल में लगा देना और उसे अपने 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 पास ही रख लेना, इसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी। ये बोलकर वो इंसान वहाँ से गायब हो जाता है। ये देखकर अनाया इधर उधर नज़रें घुमाती है, उसको कोई नज़र नहीं आता। वो देखती है और फिर वो मंदिर की तरफ बढ़ जाती है। मंदिर में जाने से पहले झुक कर मंदिर को पहले प्रणाम करती है, क्योंकि वो भगवान शिव की मंदिर थी और अनया भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त। अनया अंदर जाती है और जाते हुए देखती है वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारी। मंदिर सालों से बंद पड़ी थी और बहुत सारे मकड़ी के जाल वगैरह सब थे जो लग चुके थे। मंदिर की साफ सफाई हुई नहीं थी। वहाँ वहाँ जाती है और जाकर पहले एक नज़र सारी चीज़ों को देखती है और देखने के बाद जितना उससे हो पाता है जल्दी जल्दी करना स्टार्ट करती है। सारे मकड़ी के जाले वगैरह थे सबको हटाती है और हटाने के बाद वहाँ पे जो थी कपड़े वगैरह तो थी नहीं, तो वो हाथ से ही काफ़ी अच्छे से मंदिर की जो थोड़ी बहुत गंदगी वगैरह जो थी वहाँ पे उन सबको साफ़ करती है। और साफ़ करने के बाद वहाँ पे जो शिवलिंग थी उसे भी काफ़ी अच्छे से साफ़ करती है। तभी उसके कानों में हल्की हल्की पानी की आवाज़ आती है। वो मंदिर से बाहर आती है और मंदिर के पीछे जाती है, तो वहाँ पे तो कुछ था नहीं, लेकिन हाँ पानी की आवाज़ थोड़ी तेज़ हो चुकी थी। थोड़ा सा और जाती है, थोड़ा और नीचे जाती है, थोड़ा नीचे जाती है तो देखती है कि एक झरने का स्रोत था। वो वहाँ पर जाती है, एक पत्ते से, पेड़ के बड़े से पत्ते से एक कटोरी टाइप का कुछ बनाती है और उसमें पानी लेती है और लेकर वो मंदिर की तरफ आती है। मंदिर में आने के बाद भगवान शिव को अच्छे से जल अर्पित करती है और उसके बाद जो है उनके सामने ही हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगती है और उस दिव्यास्त्र के बारे में, वो दिव्य शस्त्र के बारे में पूछने लगती है। उनसे कहती है कि वो कहाँ पर है, मैं जानना चाहती हूँ, मुझे उसकी ज़रूरत है, मुझे अपने गुरु की आज्ञा की पालन करनी है। भगवान से अपने मन की सारी बातें रखती है, सारी दुआएं मांगती है और अपने कर्म को पूरा करने की शक्ति मांगती है। इसी के साथ मंदिर में एक घंटी भी लगी हुई थी, उस घंटी बजना स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही घंटी बजती है तभी वो शिवलिंग से एक रोशनी प्रकट होती है और जस्ट उस रोशनी के पीछे वो त्रिशूल हवा में लटक रहा था, जैसे मानो कि भगवान शिव ने खुद अनया को वो आशीर्वाद दे दिया था, जैसे कह रहे हो कि मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है, तुम जाओ और अपने कर्म को पूरा करो, अपने कार्य को पूरा करो। ये देखकर अनया झुक कर भगवान को धन्यवाद करती है और उस त्रिशूल को अपने हाथ में ले लेती है
जैसे ही वो त्रिशूल उसके हाथ में आती है, उसकी चमक जो है कम हो जाती है। और वो जो जो इंसान जो वो बाबा थे या कुछ और थे, वो उन्होंने जो चीज़ दे रखी थी, वो उस त्रिशूल के सामने करती है। और जैसे ही वो दोनों चीज़ें एक जगह आती हैं, दोनों एक दूसरे से जुड़ जाती हैं, और ये होते ही वो एक लॉकेट की तरह बन जाती है। ये देखकर अनया उस लॉकेट को देखने लगती है, और ये होते ही वो उस लॉकेट को लेकर अपने गले में पहन लेती है, और एक बार फिर से भगवान शिव को धन्यवाद करते हुए वहाँ से निकल जाती है। अब अनया के पास बहुत टाइम लिमिट कम रह चुकी थी, क्योंकि रोशनी, सूर्य की रोशनी बहुत हद तक कम हो चुकी थी। अब सूर्यास्त का टाइम निकट आने लगा था। ये देखकर अनया वहाँ से निकलना स्टार्ट करती है, दौड़ते हुए। चढ़ना, पहाड़ी चढ़ना बहुत मुश्किल होती है, लेकिन हाँ, उतरना थोड़ी आसान हो जाती है। इंसान दौड़ते हुए थोड़ी से स्पीड बढ़ा सकता है, और अनया भी यही करती है। वो नीचे की तरफ दौड़ी रहती है, दौड़ते दौड़ते थोड़ी सी एक जगह पर एक पत्थर से उसका पैर जो है टकरा जाता है, और वो स्लिप कर जाती है। और जैसे ही वो गिरती है, वो लुढ़कते लुढ़कते जो है नीचे की तरफ आने लगती है। लेकिन नीचे की तरफ जैसे ही वो आ रही थी ना, वो वहाँ पे कुछ पत्थर थे जो नुकीले थे। जैसे उसकी नज़रें उस पर पड़ती है, तो उसको थोड़ी घबराहट होती है। अगर उससे टकराई तो उसको काफ़ी हद तक चोट लग सकती थी। ये सोचकर वो खुद को रोकने की, गिरने से बचने की कोशिश कर रही थी। तभी उस नुकीले पत्थर से पहले एक छोटा सा, लेकिन हाँ, इतना मजबूत था कि उसको रोका जा सके, एक पेड़ जैसा चीज़ थी। वो लुढ़कते लुढ़कते उसको हाथ आगे बढ़ाकर पकड़ने की कोशिश करती है, और कहीं ना कहीं वो पकड़ भी लेती है। लेकिन इसी बीच में उसका पैर उस नुकीले पत्थरों से टकरा जाती है, और उसके पैर में चोट लग जाती है। उसके पैरों से खून आने लगता है। लेकिन फिर भी इतना वक्त नहीं था इस चीज़ को देखने की, समझने की। अनाया खुद को संभालते हुए खुद को सही करती है, और लड़खड़ाते कदमों के साथ फिर से नीचे उतरना स्टार्ट करती है। अनाया जैसे तैसे करके खुद को संभालते हुए नीचे उतर रही थी, क्योंकि लगभग अब सूर्यास्त का टाइम हो चुका था। वहीं नदी के किनारे आकृति, प्रिया और रिया घबराए हुए थे, क्योंकि अब धीरे धीरे जो है सूर्यास्त होना स्टार्ट हो चुका था, और वहाँ का माहौल भी चेंज होना भी। बहुत अजीब सी माहौल बन रही थी वहाँ पे। वहाँ पे ऐसा लग रहा था जैसे मानो बहुत ज़्यादा तेजी से कुछ नेगेटिव ऊर्जा उनके चारों तरफ घूम रही हो। ठंड जैसी फील हो रही थी उन्हें। ऐसा लग रहा था जैसे एक ठंडी बर्फ का गोला उनसे आती और टकरा कर चली जाती। इस तरह का उन्हें फील हो रही थी वहाँ पे। अभी नॉर्मल थी सारी चीज़ें, और धीरे धीरे करके वहाँ की चीज़ें चेंज होने लगती है। आकृति रिया को देखती है, और रिया जो है प्रिया को अपनी बाहों में भर रखी थी। प्रिया भी डर रही थी। प्रिया एक आम इंसान थी, नॉर्मल इंसान थी, लेकिन गुरु माँ के बहकावे में आकर वो यहाँ तक आ चुकी थी। हालांकि गुरु माँ ने ऐसा क्यों बोला था, क्यों किया था, इसका तो पता किसी को नहीं था। लेकिन हाँ, अब आ चुकी थी तो उसकी रक्षा की जिम्मेदारी भी इनकी थी, और प्रिया उसको अपनी बाहों में भर रखी थी। वहीं आकृति कहती है, ये तो सूर्यास्त होने ही वाला है, और उसका असर अभी से दिखने लगा, और ये अभी तक आया नहीं। रिया नदी की तरफ देखते हुए कहती है, आ रही होगी। तभी तभी जब उन्हें नजर आती है, अनाया दौड़ते हुए नीचे की तरफ आ रही थी, लेकिन अभी भी काफी दूर थी। वो लड़खड़ा रही थी, जिसे देखकर वो समझ जाते हैं कि उसको चोट लगी है। आकृति आकृति बस उसकी नजरें अनाया पर ही टिकी हुई थी। अनाया उतरने की कोशिश कर रही थी, पहाड़ियों से नीचे उतरते हुए वो आ रही थी। बार बार वो टकरा जा रही थी पहाड़ों से, क्योंकि उसके पैर में काफी गहरी चोट लग चुकी थी। और वो जैसे तैसे करके नीचे उतर रही थी। कई बार वो लड़खड़ाती है, और कई बार तो गिर भी जाती है। अनाया आकृति की आंखों के सामने वो सभी जो है देख रहे थे, लेकिन चाहकर भी कुछ कर नहीं सकते थे। वो किसी भी तरह से नीचे उतरने की कोशिश कर रही थी। उसकी नजरें बार बार उस रोशनी की तरफ जा रही थी, जहाँ पे वो धीरे धीरे ढलती जा रही थी, यानी कि सूर्य की आखिरी किरण, जो कि अब लालिमा अपनी खत्म कर रही थी। वो सूर्यास्त हो रही थी, बहुत कम टाइम रह गई थी। और अनाया अपनी स्पीड बढ़ाने की बहुत कोशिश करती है। लगभग वो नीचे आ ही चुकी थी, तभी तभी जो है सूर्यास्त धीरे धीरे हो जाती है। सूर्यास्त होते ही नदी के दूसरे छोर पर, जहाँ पे अनाया, रिया, आकृति
खड़े हुए थे, उस जगह की माहौल पूरी तरह से चेंज होने लगती है। काफ़ी तेज़ी से हवाएँ चलने लगती है। वहाँ पे कई लोगों की फुसफुसाने की आवाज़ें आने लगती हैं। ये देखकर वो लोग घबरा से जाते हैं। नदी में भी हलचल सी होने लगती है। नदी ना जाने ऐसी क्या थी नदी में, वो धीरे-धीरे वो पानी अपने आप जैसे इंसानी रूप धारण कर रही हो। वो खड़ी हो रही थी, वो चल रही थी। ये सारे नज़ारे रिया और आकृति देख रहे थे। रिया को ये सारी चीज़ें नज़र तो नहीं आ रही थी, लेकिन उसे फ़ील कर सकती थी। वो फ़ील कर सकती थी और साँय-साँय की जो बातें करने की आवाज़ें आ रही थी, वो उसे सुन सकती थी। ये सारी चीज़ें देखकर उसका शरीर जैसे मानो थर-थर काँप रहा था। रिया ये देखती है, उसको और भी अपनी बाहों में कस लेती है। आकृति आकृति की नज़रें बस अनाया पे टिकी हुई थी। अनाया नदी के किनारे पहुँच चुकी थी। अब उसे वहाँ से निकलनी थी, लेकिन वहाँ के नज़ारे तो कुछ और ही थे। लेकिन फिर भी अनाया जो है हार नहीं मानती। हारना तो उसकी फितरत नहीं थी। हाँ, डर होना एक अलग बात है, क्योंकि वो एक इंसान थी। भले ही उसके अंदर शक्तियाँ थी, वो अलग चीज़ है, लेकिन थी तो इंसानी ना। शक्तियाँ तो उसको अब बात पता चली है ना कि उसके अंदर शक्तियाँ हैं। बचपन से लेकर अब तक तो इंसान थी, और इंसानी इन नेगेटिव चीज़ों से डर तो होती ही है। अनया भगवान का नाम लेती है और फिर नदी में उतर जाती है। नदी में उतरते हुए भी उसकी नज़रें जो है अपने परिवार पर टिकी हुई थी, अपनी वाइफ, अपनी बहन, अपनी भाभी पर टिकी हुई थी, और वो भगवान का नाम लेते हुए आगे बढ़े जा रही थी। जैसे-जैसे वो आगे बढ़ रही थी, वैसे-वैसे वो पानी और भी ज़्यादा गहराती जा रही थी, क्योंकि वो जो रस्सी थी, जिस पे अनाया गई हुई थी, वो ना जाने क्यों अचानक ही वो रस्सी वहाँ से गायब हो चुकी थी। उसको वो रस्सी नज़र ही नहीं, मजबूरन उसे नदी में उतरनी पड़ी। नदी काफ़ी हद तक गहरी थी। वो लगभग 1/4 हिस्सा ही चली थी कि वो नदी जैसे मानो बवंडर का रूप लेने लगी थी। वो नदी अपने आप ही, वो पानी अपने आप ही खड़ी हो जाती, फिर वो नीचे गिर जाती। इस तरह से कई बार होती। अनाया कई बार लड़खड़ाती, लेकिन फिर भी अपनी हिम्मत को जुटाते हुए वो आगे बढ़ रही थी। बस जुबान पर एक ही नाम, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बस भगवान का नाम जपते हुए वो आगे बढ़े जा रही थी। तभी तभी जो है वो करीबन आधे रास्ते पार कर चुकी थी। आधे रास्ते में बहुत ही तेज, बहुत बहुत ज़्यादा तेज बहाव आती है और अनाया को इतनी बुरी तरह से टक्कर मारती है। अनाया कुछ दूर आगे जाकर वो एक पत्थर से टकरा जाती है। उसको काफ़ी चोट लगती है बैक साइड में। वो कुछ पल के लिए पानी के अंदर भी चली जाती है, जैसे मानो कोई उसका पैर खींच रहा हो, लेकिन ज़बां पे भगवान का नाम हट ही नहीं रहा था, जिससे शायद उन जो भी चीज़ें थी, जो भी उन्हें खींच रही थी, जो शक्ति थी, वो पूरी तरह से उस पर काबू नहीं कर पा रही थी। अनाया इस वक्त अपनी शक्तियों को जागृत नहीं कर सकती थी, क्योंकि ये काली दुनिया है और ये पानी पर, ये नदी पर उनकी कंट्रोल है। अगर वो यहाँ पे उस अपनी शक्तियों को जागृत करती, तो इसका असर शायद थोड़े से डिफरेंट भी हो सकते थे, क्योंकि गुरु जी ने समझाया था, जब तक तुम अपनी शक्ति, अपने बल का उपयोग कर सकते हो, तब तक अपनी दैविक शक्तियों का इस्तेमाल मत करना। कभी कभी हमारी शक्तियाँ, हमारी दैविक शक्तियाँ भी हमारी परीक्षा लेती है। अपने शारीरिक बल का उपयोग करो। हाँ, जब तुम पूरी तरह से हार जाओ और तुम्हारी शक्तियाँ कमज़ोर पड़ने लगी, तब जाकर अपनी आत्मिक शक्ति का उपयोग करना। और अनाया इस चीज़ का ध्यान उसके दिमाग में था, और वो यही चीज़ कर रही थी। अनाया बहुत हिम्मत जुटाकर एक बार फिर से वो खड़ी होती है और चलना स्टार्ट करती है। वो अपना बैलेंस बनाती है और तैरना स्टार्ट करती है। कुछ दूर और आगे बढ़ती है, लेकिन फिर भी ऐसा महसूस हो रहा था कि वो अगर 10 बार अपने हाथ पैर मार रही थी ना, तो लग रहा था कि जैसे कि एक बार आगे बढ़ रही थी। होता नहीं कि जैसे 10 कदम चलो तो एक कदम आगे बढ़ रहा है, जस्ट वैसे ही वो तैर रही थी। उसके बाद भी ऐसा फील हो रहा था कि वो आगे बढ़ ही नहीं पा रही थी। लगभग धीरे धीरे उसका शरीर जवाब दे रहा था। वो थक रही थी, वो थक रही थी। वो नदी काफ़ी बड़ी थी, उसने अभी तक आधे रास्ते ही पार किए थे, और इधर इन तीनों की भी हालत धीरे धीरे बिगड़ रही थी। काफ़ी तेज हवाएं चल रही थी, एकदम ऐसा मानो कि जैसे जितने भी पेड़ थे एक दूसरे से टकराते हुए इन पर वार कर रहे हैं हवा के जरिए। वहाँ पे आकृति को कुछ लोग नजर आने लगते हैं।
ऐसा लग रहा था जैसे मानो वो डरे सहमे वहां पर बैठे हुए हैं। काफी सारे लोग, उसमें कुछ बच्चे भी थे, कुछ बूढ़े भी थे, और वो लोग भी थे जो गांव में एंटर किए थे, जो ग्रुप में बातें कर रहे थे, वो लोग भी वहां पर थे। हाँ, इस वक्त उनके चेहरे की बनावट जो है थोड़ी सी चेंज हो चुकी थी, लेकिन उनको पहचाना जा सकता था। वो लोग आकृति की तरफ देख रहे थे और उनके चेहरे पे घबराहट, डर साफ नजर आ रही थी। तभी उनमें से किसी एक इंसान नहीं कह सकता, उनमें से एक लोग की आपस में बात करने की आकृति के कानों में आवाज आती है। आकृति ने अपनी शक्ति को एक्टिव कर लिया था ताकि वो आसपास की चीजों को महसूस कर सके, उसे फील कर सके, उसे सुन सके, और भी स्ट्रांगली। और आकृति के कानों में उनकी आवाज आती है। वो लोग आपस में बातें कर रहे थे और कह रहे थे, क्या 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 सच में ये वो वही लोग हैं जिसका हमें सालों से इंतजार था? उनमें से एक कहता है, पता नहीं, पर मुझे ऐसा क्यों लगता है कि जैसे ऊपर वाले ने उन्हें ही भेजा है हमारे लिए। देखो, देखो वो कैसे नदी में तड़प रहा है। अगर वो बच कर अभी कुछ देर पहले नहीं आया तो फिर क्या क्या होगा? अगर वो आ गए तो वो आ गए तो उनका आने का टाइम भी हो रहा है। वो लड़खड़ाते लफ्जों से ये सारी बातें बोल रहे थे, लेकिन आकृति के कानों में बहुत ही क्लियरली ये शब्द जा रहे थे, रिया। रिया की सुनने की जो पावर थी वो लिमिटेड थी, आई मीन एक्स्ट्रा। दूसरों की बातें सुनने की जो पावर थी ना वो लिमिटेड थी, वो दूर की चीज़ें नहीं सुन पाती थी। हाँ, अगर उसके आसपास होंगे तो वो सुनेगी। लेकिन आकृति आकृति का स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि वो लोग खुद, अनया और आकृति, एक शक्ति से जन्मे थे और दोनों की पावर एक दूसरे से मिल चुकी थी। वही अनया अनया बहुत स्ट्रगल कर रही थी बाहर आने के लिए। वो आ नहीं पा रही थी। तब जाकर ना चाहते हुए भी उसे अपनी शक्ति को जागृत करनी पड़ती है। उसके शरीर से एक सुनहरी रोशनी उसको चारों तरफ से कवर कर लेती है। उसके बाद जो है अनाया आगे बढ़ना स्टार्ट करती है। लगभग वो कुछ मीटर की दूरी पर ही रह गई थी, तभी तभी जो है बहुत तेज पानी की, बहुत ही ज्यादा तेज बवंडर बनती है और इतनी तेजी से आगे बढ़ती है, इतनी तेजी से कि आकृति जब ये देखती है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। रिया भी देखती है तो चौंक जाती है, और अनाया बस कुछ ही मीटर दूर रह गई थी। कुछ ही मीटर, कह सकते हैं 4 से 5 मीटर, कोई ज़्यादा दूरी नहीं थी। ओनली 2 मिनट और वो बाहर आ जाती। लेकिन उसी वक्त वो पानी की लहर जैसे मानो एक इंसानी रूप धरती है, और तुरंत वो पानी इतनी तेजी से वो आगे बढ़ती है कि अनाया का पूरा शरीर हिल सा जाता है और वो काफी दूर तक बह जाती है। ये देखकर आकृति घबरा जाती है। वो आगे बढ़ने ही वाली होती है कि तभी रिया उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, नहीं, 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 तुम नहीं जा सकती, उसे अकेले ही आनी होगी, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। वहीं पर अनया अनया कुछ दूर आगे बह चुकी थी। अनया लगभग वो बहते बहते पानी के अंदर भी जा चुकी थी। उसके पैर किसी चीज में फंस चुके थे। वो धीरे से खुद को संभालने की कोशिश करते हुए वो अपने पैरों से वो चीज छुड़ाने की कोशिश करती है, और कई हद तक वो छुड़ा भी लेती है। वो फिर से एक बार अपना सिर नदी के बाहर निकालती है। अभी वहां पे सब ठीक था, और किनारा भी, वो दूर जा चुकी थी लेकिन लगभग किनारे के आसपास ही पहुंच चुकी थी। वो किनारा नजदीक था। वो तैरते हुए वहां से तुरंत किनारे की तरफ बढ़ जाती है। करीबन 2 मिनट बाद ही वो किनारे तक पहुंच ही जाती है कि तभी तभी जो है उसका पैर एक बार फिर से स्लिप करता है और वो नदी में गिरने ही वाली होती है कि तभी एक हाथ आता है और उसके हाथों को पकड़ लेता है। और जैसे ही ये कांटेक्ट होता है एक दूसरे से, वैसे ही जैसे मानो अनाया के शरीर में एक अलग सी शक्ति, एक अलग सी ऊर्जा जन्म लेती है, और वो तुरंत पानी के बाहर आ जाती है। सामने और कोई नहीं बल्कि आकृति खड़ी थी, और रिया और प्रिया उसके साथ ही थे। वो लोग नदी में नहीं गए थे, बट देखा कि अनायक कहाँ पर है, उसी को किनारे ही फॉलो करते हुए वहां तक पहुंच चुके थे। आकृति का एक टच अनाया को उस मुसीबत से बाहर लेकर आ गया था। अनाया जब पानी से बाहर आती है, वो तुरंत आकृति को हक कर लेती है। आकृति भी उसको हक करते हुए कहती है, आप ठीक हो? हाँ, हाँ, मैं ठीक हूँ। तभी आकृति को हक किए हुए ही अनाया की नजरें
आकृति के पीछे खड़े लोगों पर जाती है और वो चौंक जाती है। आकृति कहती है, क्या हुआ? आकृति, ये लोग? आकृति कहती है, हाँ, मैंने भी देखा। आप घबराइए मत, सब ठीक है। लेकिन ये तो हमारी तरफ पड़ रहे हैं। तो क्या हुआ? आप बोलो मत, आप कोई आम इंसान नहीं हो। चलिए हम यहाँ से चलते हैं। ये बोलकर वो रिया की तरफ देखती है। रिया भी हामी से लाती है, क्योंकि प्रिया को जस्ट अपनी एक हाथ से अपनी बाहों में भर रखा था। आकृति अनाया को पकड़ती है और अनाया रिया के हाथ को पकड़ती है और वहां से धीरे धीरे वो लोग आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी वहां पे जितने भी लोग थे, लोग नहीं कह सकते यार, वो रूह थे, रूह है, सभी जो है इनके पीछे आगे पीछे चल रही थी, जैसे मानो एक मौके की तलाश में हो। कौन हो तुम लोग? कौन हो तुम लोग? क्या कर रहे हो यहाँ पे? चलो हमारे साथ। इस तरह की चीजें उनके भरमाने के लिए, भ्रम में डालने के लिए कई सारी आवाजें आ रही थी, कई सारी। अनया इन सबको देख तो रही थी, इग्नोर करना चाहती थी, लेकिन वो कर नहीं पा रही थी। काफी डरावना फील हो रहा था। इतनी बिगड़े बिगड़े हुए चेहरे, कई लोगों को तो ऐसा लग रहा था जैसे कि एकदम कंकाल से हो गए हों। कई लोगों की बॉडी जैसे मानो कि जली हुई हो और मांस जैसे उखड़े रहते हैं जलने के बाद, जस्ट वैसे वैसे फील हो रहे थे। ये देख कर अनया को घृणा भी हो रही थी, उल्टी जैसी फील हो रही थी और डर भी लग रही थी। ये सारे रिएक्शन जो थे उसके चेहरे से हल्की फुल्के नजर आ रहे थे। हालांकि ये दिखानी नहीं थी, लेकिन ऐसी सिचुएशन ही बन चुकी थी कि ना चाहते हुए भी वो चीज हो रही थी उसके साथ। लेकिन आकृति बिल्कुल नॉर्मल थी, जैसे मानो उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। वो अनाया के हाथों कस के पड़ते हुए कहती, आप अपने चेहरे के रिएक्शन को सही कीजिए, ये आपके अपने लोग हैं, ये आपके अपने लोग हैं, ये कुछ नहीं करेंगे। अनाया ये सुनती है तो थोड़ा चौंक जाती है और कहती, क्या 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 मतलब ये देखिए इन्हें ध्यान से। अनाया अपनी नजरें घुमाकर चारों तरफ देखती है, तभी उसकी नजरें उन लोगों पे पड़ती है जिनसे वो गांव में मिली थी। वो वही लोग जिन्होंने उन्हें शिव मंदिर जाने से रोक रहा था। वो लोगों की नज़रें जब अनाया की नज़रों से टकराती है तो वो लोग समझ जाते हैं कि अनाया उन्हें देख सकती थी और शायद वो समझ चुकी थी। वो लोग धीरे धीरे अनाया की तरफ बढ़ रहे थे। अनाया जब ये देखती है तो आकृति को और कस के पकड़ लेती है। आकृति कहती है, घबरा क्यों रहे हो आप? मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा आपको। अनाया कुछ नहीं कहती। वो लोग धीरे से अनाया के आसपास आ जाते हैं और कहते हैं, क्या आप लोग वही हो जिसे सालों से इस गांव ने, इस राज्य ने इंतजार किया था? क्या आप लोग वही हो? ये सुनते ही अनाया रिया रिया की तरफ देखने लगती है और रिया अनया को। आकृति कहती है, आपको क्या लगता है हम कौन हो सकते हैं? वो लोग उन लोगों को बड़ी गौर से देख रहे थे और कहते हैं, फरिश्ता, जिसका हमें इंतजार था, शायद आप लोग वही हो। वरना इस हालत में नदी को पार करके वापस लौट आना इतनी आसान नहीं है। और हमने देखा कि कैसे आपने इन्हें नदी से बाहर निकाला। नदी में, नदी के आसपास भी रहना खतरे से खाली नहीं है, खास करके इस वक्त। वो लोग और भी बातें करना चाहते थे और वो जो था, जो बोल रहा था, वो अनया को, आकृति को कुछ सीक्रेट्स बताने के बारे में सोच रहा था, लेकिन उससे पहले वो कुछ कहता तभी तभी जो है वहाँ पे और भी काफ़ी सारी चीज़ें, चिल्लाने की, चीखने की, रोने की, ये सारी चीज़ें, आवाज़ें जो है गूंजने लगती है हवाओं में। इतनी जोर जोर से चिल्लाने की, चीखने की आवाज़ें गूंज रही थी, साँ साँ की आवाज़ें गूंज रही थी, पानी की आवाज़ें आ रही थी। अनया घबरा जाती है। प्रिया तो बुरी तरह से घबरा जाती है। उसकी तो बीच में कई बार चीखें भी निकल चुकी थी। ये सारी चीज़ें सुन सुनकर वो अपने कान पर हाथ रख चुकी थी। बार बार ये सारी आवाज़ें सुनकर अनया अपने कान पर हाथ रख लेती है और कहती, क्या हो रहा है ये? कौन है, कौन है, कौन है? वो इधर उधर नजरें घुमाती है। वो जो लोग वहाँ पे थे वो लोग भी घबरा जाते हैं, रोकते हैं, लेकिन घबराते। किस बात की घबराहट? वो उस शैतान की घबराहट। आज के लिए बस इतना ही।
अब जानेंगे कि आगे की जर्नी इनकी कैसी होती है। मिलते हैं अगले पार्ट में।